हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फोर्थ लेक्चर भारतीय न्याय संहिता 2023 को, जो कि एक्ट बना था, लागू हुआ था 25 दिसंबर 2023 को और एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2024 को। बहुत लोगों ने कहा नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, पर कोई रोक नहीं पाया और ये स्टार्ट हो गया है। अब ये देखते हैं कि इसकी भारतीय न्याय संहिता की क्या ज़रूरत है। न्याय देना है, न्याय क्यों देना है? क्योंकि जहाँ भी क्राइम होगा, है ना, वहाँ पनिशमेंट ज़रूर होगा। सही कह रही हूँ मैं? जहाँ भी क्राइम है वहाँ पनिशमेंट भी है, क्योंकि अगर कोई गलती होगी और उसकी सज़ा तो देनी होगी, बस फ़र्क कितना है कि वो सज़ा क्या होगी, कितनी होगी। तो उसी के लिए हम रखते हैं अपने पास भारतीय न्याय संहिता, और यहाँ पर हम उसे कंपेयर करेंगे आईपीसी से, जो कि हमारा पुराना न्याय संहिता था, मतलब पीनल कोड था। उसमें पीनल कोड में हम पनिशमेंट के पे ज़्यादा ध्यान देते थे और न्याय संहिता पे हम रिफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन वीडियोस में ये जो पूरा कोर्स है, इसमें हम सारा भारतीय न्याय संहिता करेंगे एकदम फ्री में। यू डोंट हैव टू स्पेंड कोई भी पैसा, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी से भी कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, उसको और बच्चों के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अपनी कॉपी और पेंसिल साथ में लेके रखो। नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नोट्स इसमें बने हुए मिलेंगे, सिर्फ अपनी कॉपी में ऐड करते जाओ। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। चैनल को लाइक भी कर देना, थोड़ा सा इनकरेज कर देना, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस का। ये डील करता है पनिशमेंट से, ठीक है? इसी के साथ साथ आपको पता है कि जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो बीएनएस के साथ साथ ही हम डील करते हैं आईपीसी से, और दोनों का कंपैरिजन भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे। तो इसमें देखते हैं टोटल कितने सेक्शंस हैं। यहाँ पर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक है, मतलब पूरे 10 बस 10 पनिशमेंट्स। ओके, अगर आपको चैप्टर्स याद करने में दिक्कत हो रही हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को एक स्टोरी फॉर्म में करा है। अगर आप वो स्टोरी पढ़ लोगे ना, तो उस स्टोरी से आप कभी भी चैप्टर्स को भूलोगे नहीं। तो आप मेरे उस चैप्टर को, उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको ये सारा एक स्टोरी के फॉर्म में मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी कॉलेज की स्टोरी बनेगी, ठीक है? तो देखते हैं 4 से लेकर 13 तक हमारे चैप्टर्स में क्या क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग आईपीसी में क्या था। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 4 है वो पनिशमेंट से डील करेगा। पनिशमेंट्स पे भी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा जो बीएनएस की पनिशमेंट्स है ना, उनको पूरा कंसोलिडेट किया है। कितने में 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट्स है, किस में हमने पनिशमेंट को रिड्यूस किया है, कम्युनिटी पनिशमेंट्स कब दी जा सकती है, क्या कंडीशंस है। कंप्लीट है वो पूरा सेट, आप उसको ज़रूर देखना, आपको पनिशमेंट्स के बारे में सब समझ आ जाएगा। तो सेक्शन 4 जो है वो पनिशमेंट्स के बारे में बताता है, कितनी तरह की पनिशमेंट्स हैं, और ये आईपीसी में सेक्शन 53 था। क्लियर? अब जब पनिशमेंट मिलेगी, ऐसे ही स्टोरी मैंने पहले बनाई है, ये भी स्टोरी की तरह देखते हैं पनिशमेंट। अब अगर पनिशमेंट मिली, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमें ज़्यादा पनिशमेंट मिली है, तो हमारी पनिशमेंट जो है वो कम्यूट हो सकती है। तो सेक्शन 5 बोलता है कम्यूट करना सेंटेंस को, और ये आईपीसी में 44 और 45 था। अब मान लो हमने अपनी कम्यूट करा ली पनिशमेंट, तो अब वो फिर अगर 1 पनिशमेंट थी तो वो हाफ हो जाएगी। उसको हाफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आ जाता है फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जो आईपीसी में 57 था, 7 और 5 12, और यहाँ पर रह गया है सेक्शन 6। फिर चलो हमने फ्रैक्शंस भी ले लिया। अब ये जो पनिशमेंट हमें मिली है, इस पनिशमेंट में हमें करना क्या होगा? भूखा रहना होगा, बाहर घर के बाहर खड़ा होना होगा, क्लास के बाहर खड़ा होना होगा, सस्पेंड करना होगा, ये सारी होती है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हमें पनिशमेंट मिली है तो ये रिग्रेस होगी या सिंपल। ये आईपीसी में 60 पे था, सेक्शन 60, और यहाँ पर है सेक्शन 7। अब जब हमारा पनिशमेंट भी डिसाइड हो गया तो ये देखते हैं पनिशमेंट के साथ क्या फ़ाइन भी देना है। फ़ाइन देना है तो कैसे देना है, कितना देना है, और अगर फ़ाइन ना दिया तो ये जो है आईपीसी में 63 से 70 तक था, और यहाँ सारा का सारा सेक्शन 8 में है। इसलिए सेक्शन 8 जो है ये बहुत लंबा होने वाला है। ओके, क्योंकि देखो आईपीसी में ये 7 थे ना, अब यहाँ पर देखो आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, यहाँ इतने कम सेक्शंस क्यों हो गए? क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस को क्लब कर दिया है एक ही सेक्शन में। तो ये 8 सेक्शंस जो थे आईपीसी के, ये सारे क्लब हो गए हैं सिर्फ सेक्शन 8 में। बहुत लंबा होने वाला है ये भी, ठीक है? फिर हम आते हैं सेक्शन 9 पर, जो लिमिट ऑफ पनिशमेंट बताता है। अभी हमने फाइन वाइन सब की बात कर ली, लेकिन अब ये बताओ पनिशमेंट क्या मिलेगी। अगर मैंने क्लास में बदमाशी कर ली तो क्या मिलेगी, क्लास बंक कर ली तो क्या मिलेगी, क्लास में झूठ बोला तो क्या मिलेगा, अलग अलग है ना। ये पहले 71 था और अब 9 है। अब अगर मैंने एक के साथ कई सारी ऑफेंसेस कर दी, एक की तो सज़ा मिल गई, तो बताओ मुझे मैडम कौन सी वाली पनिशमेंट देंगी? बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सी वाली सज़ा पे पनिशमेंट मिलेगी। ये क्लियर हो जाएगा सेक्शन नंबर 10 में। और कई बार होता है ना, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, अकेले मुंह पीछे करके खड़े हो जाओ, अगर मैंने फिर भी नहीं सुना तो क्या मिलेगा? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 11 में।
लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसके लिए रूल है कितनी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में। और अगर इस सब के बाद मैं ना सुधरी, बार बार एक ही प्रॉब्लम करते रहे तो किस तरह से मेरी पनिशमेंट बढ़ती चली जाएगी, खटाखट खटाखट खटाखट। ये हम पढ़ेंगे अनलकी फॉर सम 13 है तो अनलकी होंगे ना, तो इसका मतलब हमें पनिशमेंट्स मिलती जाएंगी। और वो आईपीसी में क्या था 75, अपनी नोट्स में पूरा साथ साथ लिखते जाना। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। इस वाली स्लाइड पर है सेक्शन 4 और 5। सेक्शन 4 जो है डील करता है पनिशमेंट से। इसके लिए मैंने कहा है मेरा एक वीडियो देखना, पनिशमेंट्स का, आईपीसी की पनिशमेंट्स। उसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ हम उसे सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो बीएनएस में हमें 5 तरह की पनिशमेंट्स दी गई हैं, 6 तरह की पनिशमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली है डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट पे बहुत डिस्कशन चला था और फिर भी डेथ पनिशमेंट को अभी भी रोका हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं डेथ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो, भी पिछले वीडियो में हमने करा था एक केस पंजाब का था, याद करिए कौन सा, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेथ पनिशमेंट सिर्फ कब देनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। ठीक है, अब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी अगर हम हटा दें तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आप याद करो जिनके लिए आपको लगेगा नहीं डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए। तो जैसे निर्भया केस था, क्या उसमें डेथ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? तो डेथ पनिशमेंट इसलिए हमारे अभी लॉ में रखा गया है। डेथ के बाद आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट। फिर ये जो इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जो हमें जेल में बंद होना है, ये भी 2 तरह का है। पहला है रिग्रेस और दूसरा है सिंपल। सिंपल में हम सिर्फ जेल में बंद होते हैं और रिग्रेस में क्या होता है, हमें लेबर भी करना होता है और उसके पैसे भी नहीं मिलते, इसलिए वो रिग्रेस है। फिर है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आपने कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। छोटे मोटे क्राइम्स हैं तो फाइन हो सकते हैं, और अगर थोड़े बड़े फाइन, 2 बड़े क्राइम्स हैं तो हम इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी ले सकते हैं। और जो सबसे नया टर्म है, रेड देखते ही अब तक तो आप समझ गए होंगे, नया जो टर्म है ये आईपीसी में नहीं था। देखो, कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में नहीं था, तो मैंने यहाँ लिखा है कम्युनिटी सर्विस इज एडेड। ये जो है नया ऐड हुआ है और ये आईपीसी में नहीं था, लेकिन सेक्शन 4 बीएनएस में है। एक चीज़ और डिफरेंट है कि बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस तो ऐड कर दिया, लेकिन कम्युनिटी सर्विस होती क्या है इसकी डेफिनेशन नहीं दी है। इसकी डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कम्युनिटी सर्विस किसी को देनी है तो उसके लिए हम सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस की डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 53A और 55 था। क्लियर? अब हम आते हैं कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। अगर हमें सेंटेंस को बदलना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है, जैसे ही ये रेड आए आप समझ जाना कि आपको यहाँ पर आईपीसी को देखना है। जैसे ही ये रेड आएगा इसका मतलब यहाँ बीएनएस में और आईपीसी में कहीं ना कहीं कोई चेंज है। देखिए क्या चेंज है, पहले देखते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है बिना ऑफेंडर की कंसेंट के, मतलब उससे पूछे बिना, उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है किसी भी और पनिशमेंट में। लेकिन इसके लिए रूल क्या फॉलो होगा? सेक्शन 477 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी था। ठीक है, उसमें जो हमारा सेक्शन 474 है, उसके अंडर गवर्नमेंट जो है बिना किसी से पूछे, बिना एक्यूज से पूछे, उसकी पनिशमेंट को बदल सकती है ऑफेंडर से। ये दिया हुआ था आईपीसी के सेक्शन 54 और 55A में। लेकिन ये रेड में क्यों है? क्योंकि आईपीसी में सीआरपीसी का कोई भी रेफरेंस नहीं था। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड तो करेगी भारतीय बीएनएसएस को सेक्शन 474 को देखकर। और हेडिंग ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक कंप्लीट सेक्शन है। ओके, फिर ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये कैसे डिसाइड होगा? गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट डिसाइड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ द, ये यहाँ पर स्टेट रह गया, आप अपने आप लिख लेना, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इससे प्रिस्क्राइब होगी। ठीक है, तो अब हमारा हो गया सेक्शन 4 और 5। अच्छा, ये भी रह गया, जब हम कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं हम ये तो कहते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे बीएनएस में पहली बार आया, लेकिन बहुत बार हमारे जो सिविलियंस हैं और जो हमारे ज्यूरिस्ट हैं, जो भी जज है, एडवोकेट्स हैं, वो बहुत बार कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट करते आए। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जब कोरोना फैला था ना, फोटो से आप पहचान गए होंगे, तो गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि ये मैंडेटरी कर दें कि जो भी जना मास्क नहीं पहने हैं उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाए कोविड सेंटर्स पर एज पनिशमेंट। ये बात है दिसंबर 20। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को स्टे कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ये बहुत हार्श और डिसप्रपोर्शनेट है, और अगर ऐसा हो गया तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, लोग बिना मास्क पहने निकलेंगे और कहेंगे ठीक है कम्युनिटी सर्विस दे दो, मैं जाके काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, एक हेल्थ हैजार्ड भी क्रिएट होगा, और ये जो है प्रपोर्शनेट नहीं है। तो ये अभी तक लोग इसकी बात तो कर रहे थे, बट एक ये बहुत ही
ब्रेक थ्रू वाला काम हुआ है कि अब हमारी जो BNS है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेक्शन 6 पर। ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी से करते हैं। सेक्शन 6 जो है वो हमारा IPC का 57 है और सेक्शन 7 जो था वो 60 था। तो अब फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी। तो इसमें जब भी हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट देंगे तो वो हम 20 ईयर्स मानेंगे, जब तक कि वो अदरवाइज लिखा ना हो। कई बार लिखा होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द होल ऑफ लाइफ, तो अगर ऐसा लिखा है तब ये वैलिड नहीं होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 ये कहता है कि जो हमारी सेंटेंस है, जितनी भी सेंटेंस है, वो 3 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, वो पूरी तरह से रिगरस भी हो सकती है, पूरी तरह से सिंपल भी हो सकती है, और आधी रिगरस और आधी सिंपल भी हो सकती है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? कंपीटेंट अथॉरिटी जो है, जो भी कोर्ट है, जो जज है, वो डिसाइड करता है कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो पूरी तरह से रिगरस होगी, पूरी तरह से सिंपल होगी, या थोड़ा पार्ट उसका रिगरस होगा और थोड़ा सिंपल। रिगरस मैंने आपको बता दिया, जब आपको जेल में लेबर करना होता है और उस लेबर के आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते, कोई पेमेंट नहीं होती। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पर, जो मैंने कहा था लंबा होने वाला है, क्योंकि IPC में ये 63 से 70 तक, मतलब 8 सेक्शंस इसने लिए हुए हैं। वहाँ के 8 सेक्शंस यहाँ के सेक्शन 8 में सेट हो गए हैं। कैसे हुए हैं ये देखते हैं, क्या डिफरेंस है। IPC में ये सारे जो सेक्शंस थे, BNS में सब सेक्शंस हो गए। तो यहाँ के 63 से 70 तक यहाँ सब सेक्शंस हो गए हैं। और जब हम एडिशन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या एडिशन हुआ है अभी देखते हैं। तो जब हमें फाइन या लायबिलिटी हमें फाइन की होती है तो क्या कंडीशंस हैं, इसमें हम ये देखेंगे फाइन कैसे दिया जाता है, कितना फाइन होना चाहिए, फाइन कैसे डिसाइड होता है, और अगर हम फाइन के लिए पेमेंट ना करें, डिफ़ॉल्ट कर दें, हमारे पास पैसे नहीं है, फाइन ना करें, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, जहाँ पर कि कोई सम एक्सप्रेस नहीं है, किस में एक्सप्रेस नहीं है? BNSS में, जहाँ पर कोई भी सम नहीं बताया गया कि फ़ाइन कितना होगा, वहाँ पर फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा। किसकी ज़रूरत से ज़्यादा? देश की ज़रूरत नहीं, वो जो हमारा ऑफेंस कराया जिसने, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और वो एक्सेसेस नहीं होनी चाहिए कि वो उसे कभी दे ही ना पाए। ठीक है, ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन। अब हम आते हैं उन ऑफेंसेस पर जिसमें फ़ाइन है, और वो फाइन इम्प्रिजनमेंट के साथ भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट के बिना भी। मतलब यहाँ पर हमारा फाइन तो है, ये फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि अगर हम फाइन को पे ना करें तो हमारा इम्प्रिजनमेंट या जो हमारा गिरफ्तारी का टर्म है वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पेमेंट में फ़ाइन को पे नहीं करते, उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो हमारा इम्प्रिजनमेंट का टर्म जो है वो बढ़ जाता है। और ये कितना बढ़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके लिए लेकिन कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अब पहला देखते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, मतलब थोड़ी सी तो बड़ी क्राइम होगा जब आपका इम्प्रिजनमेंट भी है, तो ऑफेंस थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा टर्म बढ़ाएगा कोर्ट, वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट से 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मुझे 4 साल का मिला था, मैंने जो है फाइन पे नहीं करा, तो जो मैक्सिमम मेरा बढ़ाया जा सकता है, जो एक्सीड किया जा सकता है, वो हो सकता है +1 ईयर। 1/4 कितना हुआ 4 ईयर्स का? 1 ईयर। तो अगर 4 साल का है और मैंने फाइन पे नहीं किया तो मैक्सिमम टर्म मेरा हो सकता है 5 साल का। कोर्ट इससे कम कहीं पर भी आपको दे सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने जो डिफ़ॉल्ट करा है उसमें हमारे पास सिर्फ फ़ाइन था, और फाइन के साथ या तो कुछ नहीं था या फिर कम्युनिटी सर्विस थी। कम्युनिटी सर्विस और सिर्फ फाइन का मतलब है कि हमारा जो ऑफेंस है वो बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में क्या हो सकता है कि हमारा जो इम्प्रिजनमेंट है वो किसी भी हिसाब से, जितना भी टर्म हमारी कम्युनिटी सर्विस या फाइन में जो भी कोर्ट को सही लगता है, वो अपने हिसाब से आपको दे सकता है। ये ज़्यादा नहीं होगा ना, केस 2 की पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए उसमें कोई बहुत क्लियर कट गाइडेंस नहीं है। जितना है मैक्सिमम वो हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा है, ये नहीं है कि आपकी 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, आपने फ़ाइन नहीं दिया तो 10 और बढ़ा दिया जाए, ये नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट जहाँ पर सिंपल है, रिग्रेस की बात नहीं हो रही है, और ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हमें फ़ाइन था तो क्या होगा, अगर फ़ाइन जो है वो 5,000 रुपये तक का था तो हमें जो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम हो सकता है वो है 2 महीने। ठीक है, अगर हमारा 5,000 तक का फ़ाइन था तो हमें इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है? 2 मंथ्स। और अगर फ़ाइन हमारा 10,000 रुपये तक का था तो कितना होगा हमारा? 4 मंथ्स। और अगर हमारा 10,000 से ज़्यादा का फ़ाइन हुआ है किसी भी कंडीशन में तो 1 साल। लेकिन 1 साल से ऊपर किसी भी तरह से हमारा इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज़ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट नहीं है, लेकिन फ़ाइन पेमेंट ना करने पर या कम्युनिटी सर्विस ना करने पर 1 साल से ज़्यादा
नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देख लेते हैं यहाँ पर ऐड क्या क्या किया है। यहाँ पर लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ऐड किया है, और कम्युनिटी सर्विस, मतलब पेमेंट अगर फाइन का नहीं हुआ तो कितनी लायबिलिटी बनती है, कम्युनिटी सर्विस नहीं किया तो कितनी बनती है। कम्युनिटी सर्विस हर जगह आप देख रहे हो रेड में लिखा है। रेड में क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये आईपीसी में था ही नहीं, तो रेड से ही मिलेगा आपको। ये भी आप देखो रेड से लिखा हुआ है। ये रेड से क्यों लिखा है? क्योंकि इम्प्रिजनमेंट और फाइन का जो टर्म है वो बढ़ाया गया है। 5,000 और 10,000 नहीं था पहले। पहले तो फाइन ही बहुत कम होते थे, आप सोचो 1860 के फाइन्स हैं। और ये जो टर्म है 2 महीने से लेकर 1 साल, ये भी मैक्सिमम 6 मंथ्स का था, जिसको अब बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी ये मत सोचना सेक्शन 8 खत्म हो गया, सेक्शन 8 अभी फिर बचा है। अब देखते हैं कि अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन जो अभी पीछे देखा था हमने, ये कैसे होती है। तो अब टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब मान लीजिए मैंने पैसे अभी नहीं दिए लेकिन बाद में दिए, तो मेरा जो है इम्प्रिजनमेंट कब खत्म होगा? याद आया, कम्युनिटी सर्विस या फाइन अगर हम नहीं देते तो हमें 2 महीने, 4 महीने या 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो वो कब खत्म होगा? तो जब भी मैं फाइन को पे कर दूँ तभी मेरा इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगा। ये सज़ा वाला इम्प्रिजनमेंट नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना। ये वो वाला नहीं है जिसमें आपको सज़ा मिली थी, ये वो वाला नहीं है। ये कौन सा वाला इम्प्रिजनमेंट है? जिसमें आपने पैसे नहीं दिए हैं और पैसे ना देने की वजह से ये आपकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, अब मान लो तब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमारा टर्म पूरा होने से पहले कभी भी मेरे पास पैसे आ गए, तो जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरी जितनी भी सज़ा बची है, मेरी उतनी सज़ा पर ही मेरा इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि ए को, यहाँ पर 2 कंडीशन है, ए को 10,000 रुपये फाइन हुआ है, सॉरी 1,000 रुपये फाइन हुआ है, तो इसकी पनिशमेंट कितनी बनी? 4 महीने, और इसको मिली है 4 महीने की पनिशमेंट। अब उसने जो है 7,500 रुपये दे दिए 1 महीने से पहले। 750 रुपये का मतलब, अगर 4 महीने हैं 750 का मतलब उसने 3/4 दे दिया। तो जैसे ही 1 महीना खत्म होगा, जैसे ही 1 महीना खत्म होगा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसने ये, अब दूसरी कंडीशन क्या है? उसने 750 रुपये तो दिए हैं, लेकिन उसके पास 4 महीने की पनिशमेंट थी, और उसने 750 रुपये दिए हैं, मतलब उसकी 3 महीने की पनिशमेंट हट गई, सिर्फ 1 महीने की देनी। अब अगर वो 750 रुपये 1 महीने के एंड पे देता है, तो यहाँ पर उसने दिया, तो यहाँ पर फौरन वो 1 महीने के बाद ही डिस्चार्ज हो जाएगा, ये पनिशमेंट उसकी माफ़ हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली कंडीशन पर, जहाँ पर मान लीजिए उसने 500 रुपीज़ देने हैं। अब उसकी पनिशमेंट तो इतनी थी, अब 500 का मतलब कि उसने आधे पैसे दिए हैं, उसकी पनिशमेंट आधी हो जाएगी। तो जैसे ही वो 500 रुपीज़ देता है और 2 महीने खत्म होते हैं, अगर वो 500 शुरू में ही देता है तो 2 महीने के बाद वो फ्री है, उसको ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब मान लो उसने जो है 2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद यहाँ पर उसने 500 रुपीज़ दिए, तो उसने 500 रुपीज़ जैसे ही दिए वो यहाँ पर फ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइन और पार्ट विच रिपेन्स। अब मान लीजिए कि कोई जना ऐसा है जिसके पास ये 1,000 रुपये है ही नहीं, वो दे ही नहीं पाया, तो ऐसे में क्या है, वो फाइन 6 साल तक हम कभी भी उससे ले सकते हैं, या फिर अगर 6 महीने से भी ज़्यादा उसका टर्म है तो जब तक उसका टर्म है हम तब तक उससे ले सकते हैं, और अगर किसी जने की डेथ हो भी जाती है तो भी उसकी प्रॉपर्टी से हम इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फाइन ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस है, ध्यान रखना, सिविल केसेस में हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पर। अब सेक्शन 9 क्या कहता है कि जब कई सारी, एक ऑफेंस जो है कई सारी ऑफेंसेस से मिलकर बनता हो, ये हमने पहले करा था ना कि सेवरल, जब हमने पिछला वाला सेक्शन 3 सब पार्ट 3 करा था। तो अब यहाँ देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? जब एक ऑफेंस बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनता है जो कि उस ऑफेंस का ही हिस्सा है, ठीक है, तो पनिशमेंट कैसे दी जाएगी बताओ? तो उसको पनिशमेंट ऐसी नहीं दी जाएगी अलग अलग की, जब तक कि लिखा ना हो। अगर वो पूरा एक ही ऑफेंस है तो फिर पनिशमेंट एक ही ऑफेंस की मिलेगी, एक ही ऑफेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल आगे आएगा तब बता दें। तो अगर एक ही ऑफेंस है तो हर ऑफेंस, जैसे कई सारे ऑफेंसेस से मिलकर अगर बनता है तो एक ही ऑफेंस बना है तो पनिशमेंट एक की मिलेगी। जहाँ पर एक ऑफेंस जो है वो अलग अलग डेफिनेशंस में आता है, अलग अलग सेपरेट डेफिनेशंस में आता है, वहाँ पर क्या होगा? जो हमारे यहाँ अभी भी लॉ चल रहा है, तो इसका मतलब कि सेवरल एक्ट्स हैं। तो ऐसे में अगर जो है वो पूरी ऑफेंस एक बनती है तो वो जब कंबाइन करेंगे, अगर वो एक ही ऑफेंस है तो एक का मिलेगा, और अगर वो अलग अलग ऑफेंस है तो अलग अलग का मिलेगा। क्लियर? इसका हम पहले देख लेते हैं ये एग्जाम्पल। मान लीजिए ए ने जेड को 50 बार डंडे से मारा, ये मार रहा है ना ए जेड को। यहाँ पर ए ने जेड को तो मारा, लेकिन एक बार अगर उसने थप्पड़ लगाया तब भी वो क्राइम है, ऑफेंस है, और अगर उसने 100 बार थप्पड़ लगाया तब भी वो ऑफेंस है।
तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो अगर हर मान लो उसने 50 बार लगाया, हर एक डंडा मारने पर उसे 1 साल की पनिशमेंट है, तो क्या 50 डंडे मारने पर उसे 50 साल की पनिशमेंट होगी? नहीं। तो इसका क्या मतलब है, ये पूरी जितनी भी उसने पिटाई करी है वो सारी एक ही पनिशमेंट में आएगी, बीटिंग। क्लियर? अब दूसरा केस लेते हैं, तो इस वाले में वो जितना भी मारता है ये सारा एक ही क्राइम हुआ, एक ही ऑफेंस। अब ए जो है वो जेड को मार रहा है, ये देखो ये इसको मार रहा है। अब वाई जो है वो बीच में आता है। क्लियर? ए जो है जेड को मार रहा था, वाई बीच में आता है, लेकिन ए जो है उसके बाद अब वाई को भी मारता है। तो ये देखो ए जो है पहले तो इस लड़की को मार रहा था, ये बचाने आया तो ए हटा और उसने दबा के इसको भी मार दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो उसने ब्लो गिवन टू वाई इज नॉट दैट वेयर ए वॉलेंटरली हर्ट जेड। तो यहाँ पर इस जने ने, ए ने जब z को मारा तो अलग ऑफेंस हुआ और जब y को मारा तो अलग ऑफेंस हुआ। इसलिए a इज लाइबल टू वन पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट टू z एंड अनदर टू y। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि a ने पहले इस रेड वाले ने इस लड़की को मारा और उसके बाद जब ये बचाने आया तो उसका प्लान तो इसे मारने का था, फिर उसने इसको भी मारा। तो इसको जान के मारा, इसको जान के नहीं मारा, तो ये दोनों जो हैं एक्ट्स अलग अलग होंगे। समझ में आ गया? तो जहाँ पर ऑफेंस पार्ट्स में है और वो पूरा का पूरे सारे पार्ट्स एक ही ऑफेंस बना रहे हैं, मान लो वो इसको जब मार रहा है घूंसे के साथ साथ उसने 2 चप्पल भी लगा दी तो वो भी एक ही ऑफेंस बनेगा। लेकिन जब वो दोनों ऑफेंसेस अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, अलग अलग उनकी एंट्री है हमारे लॉ में, तो फिर वो 2 अलग अलग क्राइम्स होंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 10 और 11। अब सेक्शन 10 क्या कहता है? पनिशमेंट जो है एक ऐसा जना जिसने बहुत सारे ऑफेंसेस करे और अगर जज को ये क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑफेंस करे हैं, अब जज को क्लियर ही नहीं हो रहा कि कौन से वाले ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है। जैसे कई बार मॉब में होते हैं ना, आप मान लो कहीं पर झुंड में गए हुए हो, वहाँ आपने क्या कर दिया उसको पता नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पनिशमेंट जो उस ऑफेंस का मिलेगा वो सबसे कम पनिशमेंट वाला जो ऑफेंस है उसके लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसने थप्पड़ मारा, यहाँ पर इसने इसे डंडे से मारा या चप्पल से मारा, या फिर उसने शूट किया और उसका निशाना चूक गया, शूट हो गया, मर गया, उस केस को मत लेना, सिमिलर सी हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर क्लैरिटी नहीं है कि ऑफेंस कौन सा हुआ है, बड़ा ऑफेंस हुआ है, छोटा ऑफेंस हुआ है, किस ये वाला ऑफेंस किसने किया, तो फिर उसको मिनिमम पनिशमेंट वाली सज़ा दी जाएगी। समझ आया? मिनिमम पनिशमेंट, बस आप इतना याद रखना कि मिनिमम पनिशमेंट देनी है उसे। क्लियर? ये आगे चला गया, हम वापस जाते हैं अपने, अब ये एक सेक्शन रह गया था। अब हम आते हैं सेक्शन 11। अब जब सारी पनिशमेंट्स हो गई, बहुत सारी पनिशमेंट्स भी हो गई, तब सज़ा भी बहुत सारी होगी। अब हम देखते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब किसी को भी अलग रखना। ज़्यादातर हम अलग कब रखते हैं? ज़्यादातर तो हम सबको साथ ही रखते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम कब रखते हैं? जो जिसने ऑफेंस करी है, जो ऑफेंडर है ना, या तो वो रिस्की है, उसके साथ बाकियों को रिस्क है, या फिर उसकी अपनी जान का खतरा है, उसे हम सबके साथ नहीं रख सकते। इन दोनों ही केसेस में हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नुकसान देती है और ज़्यादातर जजमेंट्स में इसको मना ही किया गया है कि इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर है तो कब दी जाएगी? आप अपने नोट्स बेटा इसी हिसाब से बनाइए, व्हेन कितनी दी जाएगी, टाइम ड्यूरेशन अपनी कॉपी में ऐसे ही आप कलरफुल पेन्स को यूज़ कर सकते हो, टैग्स लगा सकते हो, फ्लैग्स लगाओ और नोट्स ऐसे बनाओ कि आप उन्हें देखो और वो याद हो जाए। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जा सकता है? जब किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया हुआ है, ज़्यादातर हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तभी देते हैं। क्लियर? तभी। ये नहीं है कि आपको सिंपल सी मिली कम्युनिटी पनिशमेंट छोटी मोटी मिली और आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, नहीं। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, ये जो है एक साथ हम नहीं देते, क्योंकि इसका जो है ना किसी भी जने के दिमाग पर असर हो जाता है, ये किसी को भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो ये किन किन पोर्शंस में दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, ये देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरे इम्प्रिजनमेंट में दे सकते हैं, कितना भी लंबा टाइम हो, वो है 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। वो कब है? हम 1 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो 1 महीने से ज़्यादा का हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। 1 महीने से कम होगा अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से कम का है। 2 महीने से कम होगा अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 1 साल तक का है, ठीक है। और 3 महीने का तब होगा जब इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा का है, ठीक है। तो पनिशमेंट 1 महीने की होगी अगर हमारी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने का होगा अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक है। 2 महीने हो सकता है मैक्सिमम अगर 1 साल तक है, और अगर 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है तब भी मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है।
अब हम लास्ट वाले पे आते हैं 12 और 13। अब लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये कैसे डिसाइड होगी? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है अगर 3 महीने से कम की है तो किसी भी केस में 14 दिन से ज़्यादा एक बार में नहीं हो सकती। तो टोटल कितना था? 3 महीने, और 3 महीने से कम है तो 14 दिन से ज़्यादा हम एक बार में नहीं दे सकते, ठीक है। और इन 14 दिनों के बाद भी इतने ही टाइम, मतलब 14 दिनों का बीच में गैप होना चाहिए मिनिमम, और फिर हम इसके बाद उसे दोबारा 14 दिन की दे सकते हैं। तो जितने दिन हमने उसे रखा है उससे कम टाइम विद इंटरवल्स बिटवीन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस दैन सच पीरियड, मतलब जितना टाइम हमने उसे रखा है उतना गैप हमें बीच में देना मस्ट है। अब अगर मोर देन 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है तो क्या करेंगे? तब फिर 7 डेज से ज़्यादा हम एक बार में नहीं देंगे, और 7 डेज के बाद भी हर 7 डेज के बीच में हमें 7 डेज के बाद बीच में गैप होगा कितना? मिनिमम 7 डेज, और उसके बाद हम फिर से उसे 7 डेज की पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई जना बार बार क्राइम करता है, बार बार पनिशमेंट मिलती है, उस केस में क्या करें? रिपीटेड ऑफेंडर हो गया ना, मतलब वो सुधर ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा? कोई भी ऐसा एक्सेप्ट, इसमें दिया हुआ कोई भी ऐसा कन्विक्ट जो कि पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ऑफ दिस संहिता, ये मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर? चैप्टर 10 कौन सा है? ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, और चैप्टर 17 कौन सा है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो फिर क्या होगा? अगर उसका इम्प्रिजनमेंट 3 साल या उससे ऊपर का है, 3 साल या उससे ऊपर का है, तो फिर अगर वो इसको बार बार करता है, बार बार ऑफेंस करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है, और ये जो टर्म है ये 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब इसमें और आईपीसी के सेक्शन 75 में क्या फ़र्क है? आईपीसी के 75 का भी 75 सेम है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? एक तो संहिता की जगह उसमें आईपीसी लिखा होगा, और इसमें जो चैप्टर नंबर्स दिए हैं वो वहाँ पर नहीं दिए। और ये चैप्टर्स क्यों आप देख रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं ये हमारे पैसों से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, मनी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो इनके लिए हमने इन्हांस पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी नहीं डाला है, लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स तक का हो सकता है। तो इसमें चैप्टर नंबर जो है आईपीसी में नहीं दिए हुए थे, जो दिए हुए हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 17। तो आई होप यहाँ पर हमारा पनिशमेंट्स खत्म होता है, आप जो है रिलेशन बना पाए होगे। क्राइम है तो पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट के बारे में डिटेल्स के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, या मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे भी दे सकती हूँ। अब एक जब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करें तो उससे रिलेटेड मैंने एक केस भी लिया हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी आदमी के सिर्फ बॉडी पे नहीं होता, उसके दिमाग पर भी होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही, आप देखो, लैंडमार्क जजमेंट था यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। क्या आप बता सकते हो किसका था? इसी का नतीजा था आरटीई एक्ट और 14 तक कंपलसरी एजुकेशन, और उसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर जो एजुकेशन और हायर एजुकेशन है उसके लिए जो रूल्स बने थे वो इसी केस का नतीजा था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, और क्योंकि ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है इसलिए उन्होंने कहा था कि राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये जो है आर्टिकल 21 से प्रोटेक्ट होता है, और इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ना लें। लेकिन फिर भी कई बार थ्रेट होता है, लाइफ का डेंजर होता है, और हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। सिर्फ उन अर्जेंट केसेस के लिए आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा गया है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस, द वे आई हैव प्रेजेंटेड इंटरेस्टिंग है और आपको याद रहेगा। बस मेरा मोटिव यही है कि आपको ये याद रहे, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ।